माता की, भारत माता की। गांव उगाला में आने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप लोग समय निकाल के आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जिस प्यार से बड़ों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया और हर्ष और उल्लास से मेरा स्वागत किया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पे उपस्थित हमारे मोहित शर्मा जी, हर्ष शर्मा जी आयोजक, ब्रजेश शर्मा जी, अनूप शर्मा जी, जसविंदर सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, धर्मवीर राणा जी, जसवीर सिंह जी, मास्टर कीमतीलाल जी, गुलशन कुमार जी, राकेश जी, राजेश जी, विक्रम राणा जी, रवीश राणा जी, विवेक शर्मा जी, विदुषी शर्मा जी, और जितने भी लोग, किसी का अगर नाम रह गया वो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सबसे पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी के समय में समय निकाल कर आए मिलने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। देखिए, मैं आया तो पहली बार हूं, लेकिन आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि आज सरोकार बन गया, आज रिश्ता बन गया, अब आना जाना लगा रहेगा, अब प्यार और सरोकार भी बना रहेगा। चुनाव का समय है और ये देश का चुनाव है, जो देश का प्रधानमंत्री चुनता है, क्योंकि जब आप अपना सांसद चुनते हैं तो आपका सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। तो ये फैसले की भी घड़ी है कि आपको किस तरीके का प्रधानमंत्री चाहिए, किस तरीके की सरकार चाहिए, किन तरीके की नीतियां बनाने वाले लोग चाहिए संसद के अंदर, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, किस सोच के व्यक्ति चाहिए और वो किस तरीके के कानून बनाएंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव आता है, ये 5 साल में एक बार आता है और एक पर्व की तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है देश के अंदर। और ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है देश के अंदर, जो देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ आपके पास एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने 10 साल के अंदर जो काम किया है उसका लेखा जोखा आपके सामने है। जो काम किया है उस चीज की जो रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, जो कहा है वो किया है। चाहे वो बात हो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, या बात हो दुनिया का सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड के तहत दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाने की, जिसका लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है, बुजुर्गों को फायदा मिल रहा है। चाहे वो बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो, ड्रोन दीदी हो, चाहे करोड़ों टॉयलेट बनाने की बात हो, चाहे देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाने की बात हो। अनेकों काम है, अगर मैं काम गिनवाता रहूंगा तो शाम तो उसी में हो जाएगी। बात यह नहीं है कि काम किसने करवाए हैं या क्या काम करवाए हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, जो प्रत्यक्ष तौर पे आपके सामने है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचना उन लोगों को है जिनके बीच में आप जाएंगे। हम सब सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में रसूख रखते हैं। आपको भी जाकर लोगों से क्या बात करनी है, क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको एक फैसला करना है 25 तारीख को कि एक तरफ तो आपके पास नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ आपके पास कोई भी नहीं है। विपक्षी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का कैंडिडेट कौन प्रधानमंत्री का बनेगा, इस बात का इंडिया अलायंस के पास कोई जवाब नहीं है। कभी कोई कहता है एक एक साल बांट लेंगे, बारी बारी डाल के एक एक साल बन जाएंगे, 5 लोग बन जाएंगे, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो देश को ये फैसला करना है, देश की जनता को ये फैसला करना है कि किसको सत्ता सौंपनी है और क्यों सौंपनी है। क्या आप जो 10 साल का काम हुआ है उसको अंधेरे में धकेलना चाहते हैं, या उसको कार्यान्वित करने के लिए उसको दिशा देना चाहते हैं, दशा देना चाहते हैं, ताकि देश का जो कानून बने वो एक सकारात्मक सोच के तहत देश के नवनिर्माण के लिए बने। क्या इससे पहले 1947 से लेकर आज तक किसी ने ये सोचने की कोशिश की, चेष्टा की कि देश को विकसित
बनाने की कोशिश भी हो सकती है, सोच भी हो सकती है। क्या है विकसित देश की परिभाषा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है, तो वो इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर जहां आज भी मुद्दों की, यही मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर राजनीति होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, नाली, बिजली, व्यवस्था, नौकरी, क्योंकि ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन अगर हमें इनसे निकलना है और हमारी युवा पीढ़ी, जो दुनिया के सबसे युवा देश हैं हम, और देश का सबसे बड़ा हिस्सा युवा नौजवानों का है, अगर हमें उनके बारे में सोचना है, उनके भविष्य के बारे में सोचना है, तो सुचारू रूप से हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए वो दिक्कतें उनको सामना ना करनी पड़े जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने सामना की है या हमारे नौजवान साथियों ने की है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश की तौर पे बाहर उभर सके, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता होगा। आज से लगभग 40 साल पहले भारत चाइना से बहुत आगे होता था। हमने वो मौका खो दिया। आज चाइना हमसे बहुत आगे है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हमारे पास मौका है भारत को वापस वहीं उसी श्रेणी में लाने का, उसी श्रृंखला में लाने का कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बने, और वहां रुकना नहीं है। उससे होगा क्या? देश विकसित होगा तो क्या फायदा होगा? आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा? आम आदमी को रोजगार मिलेगा, आम आदमी को नौकरियां मिलेंगी, अवसर मिलेंगे। सिर्फ रोजगार लेगा नहीं, रोजगार देने वाला भी बनेगा। सिर्फ नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देने वाला भी बनेगा। यह होगा विकसित देश से। समांतर विकास होगा, 36 बिरादरी का विकास होगा, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का विकास होगा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस विकास की। ये सोच लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जब वो 2047 की बात करते हैं तो वो 2047 तक तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, या फिर ये तो नहीं है कि वो 25-30 साल की बात कर रहे हैं तो वो अपने भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। वो तो अगली पीढ़ी की भविष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन फैसला आपको करना है कि आने वाले कल में हमें कैसा भारत चाहिए, किस सोच का भारत चाहिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। मेरा जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, तो मुझे 36 बिरादरी ने वोट की, हर समाज ने वोट की, और सामाजिक समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण वो था। लेकिन जब हम संसद में जाते हैं, सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, तो अपनी बात रखते हैं। मेरे को हाल ही में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का अयोध्या में मौका मिला, मुझे न्योता मिला था, और मैं सौभाग्यपूर्ण था कि मुझे ये दृश्य देखने को मिला। क्योंकि मेरे को याद है, मैं 10-11 साल का रहूंगा जब पहली बार मेरे संज्ञान में बात आई थी, ये विषय आया था, और तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि शायद अपने जीवन में देखने का मिलेगा ये दृश्य कि भगवान राम 500 साल बाद वापस आएंगे अपनी जगह पर। हम सब खुश थे, पूरा देश खुश था, प्रफुल्लित था, सब वापस आए, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा जिसका मैं मेंबर हूं, उच्च सदन का, उस पे चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश का धन्यवाद किया और उनको मुबारकबाद दी कि भगवान राम आए हैं और राम मंदिर की स्थापना हुई है। इस बात पे विपक्ष ने ऐतराज किया, विरोध किया, और कहा कि देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर की बात नहीं करनी चाहिए संसद के अंदर। तो इस बात पे मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना पक्ष रखा। मैंने कहा मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा से आता हूं, हरियाणा की बात करूंगा। हमारे यहां तो प्रथा है कि जब हम किसी को मिलते हैं, बात करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम तो राम राम करके ही बात करते हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। ये हमारी प्रथा है। किसी का हाल पूछते हैं, इतना ही नहीं, किसी नाराजगी भी होती तो भी राम राम ही कह के कहते हैं, भाई तेरे को मेरी राम राम है। ये हमारी आस्था का विषय तो है ही, लेकिन हमारी प्रथा और संस्कृति का विषय भी है। तो जब आप प्रथा, संस्कृति और आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम करेंगे तो ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जब वोट आएगी तो देश की जनता आपको जवाब देगी।
आपको भी फैसला करना है कि किस मानसिकता के लोगों को आपको देश की संसद में भेजना है, किस तरीके के लोगों को आप भेजना चाहते हैं जो आपके देश का कानून बनाएंगे। क्योंकि आप देश का सांसद नहीं चुन रहे हैं, अपने अपने इलाके का सांसद नहीं चुन रहे, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि जो सोच आपके सांसद की होगी वैसी सोच आपके प्रधानमंत्री की होगी, वैसी ही सोच के तहत देश में कानून बनाए जाएंगे। तो जो अमूलचूल परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ है, चाहे वो धारा 370 की बात करें, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो दुश्मनों को अपनी जगह दिखाने की बात करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई ना तो हम आंख झुका के बात करेंगे, ना हम आंख उठा के बात करेंगे, हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और उन्होंने अपनी यही पॉलिसी के तहत आज भारत को एक अलग पदवी मिली है पूरी दुनिया में, एक अलग नजरिए से देखा जाता है भारत को, एक अलग पहचान मिली है, एक इज्जत की नजर से देखा जाता है भारत को। यूं ही नहीं हो जाता युद्ध विराम किसी देश के अंदर भारतीय बच्चों को निकालने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भारत में एक ऐसा नेता है, एक ऐसा नेतृत्व है कि अगर आप नहीं करेंगे जो करना चाहिए आपको, तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। चाहे वो अभिनंदन का मैटर हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो यूक्रेन से अपने बच्चों को निकालने की बात हो, या कहीं आपदा आ जाए वहां अपने बच्चों को निकालने की बात हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं 25 साल पहले स्टूडेंट था, हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे काम करने जाते हैं, और जब जाते थे तो उनको एक ही नजर से देखा जाता था कि ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सब एक समांतर देशों से देखा जाता था, एक ही दृष्टि से देखा जाता था। अब क्या फर्क है कि जब कोई ऐसी आपदा आती है या कहीं लड़ाई लग जाती है, जहां हमारा दूतावास जो है और हमारा विदेश मंत्रालय बात करके अपने बच्चों को निकालने की कोशिश करता है, अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश करता है, और अपना कर्तव्य जो उनका बनता है, तो हमारे लोग अपने नीले पासपोर्ट पे कितना गौरव करते हैं, कितना गर्व करते हैं भारतीय नागरिक होने का। सिर्फ उनको ही नहीं, जो आसपास के मुल्क वाले हैं वो भी तिरंगा ओढ़ के ये दिखाकर कि वो भी भारतीय नागरिक हैं, वहां से निकलने का काम करते हैं। ये है भारत की आज संज्ञा, और ये भारत की आज इमेज है पूरी दुनिया में। तो सोच समझ के अपना फैसला कीजिए, क्योंकि ये फैसला आपका है, और अपने विवेक से फैसला कीजिए, क्योंकि आप यहां लोग जितने बैठे हैं, मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति 10, 25, 50, 100 लोगों तक ये बात पहुंचा सकता है। ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब तक ये बात पहुंचा सकें कि क्या फैसला जरूरी है और क्यों है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को किसी तरीके की कमी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो एक कहावत है ना पुरानी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस बात का ध्यान रखिएगा और लोगों को भी याद दिलाइएगा कि कहीं गलती से गलती ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।